मूवी रिकेप्स में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं द मिस्ट स्पॉयलर्स अहेड वॉच आउट एंड टेक केयर नामक एक हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ब्रिजटन मेन में कलाकार डेविड, उनकी पत्नी स्टेफनी और उनका 8 वर्षीय बेटा बिली एक तेज तूफान से बचने के लिए शरण लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अगली सुबह बहुत सारी संपत्ति की क्षति होती है। उनकी संपत्ति के आसपास सर्वेक्षण करने पर बिली को पता चलता है कि उनके पड़ोसी ब्रंट स्ट्रीट द्वारा उनके बोट हाउस को नुकसान पहुंचाया गया है। बोट हाउस का निरीक्षण करते समय परिवार को अपने सामने झील पर एक रहस्यमयी धुंध मंडराती हुई दिखाई देती है, जो पहाड़ के पार से आती हुई प्रतीत होती है। फिर भी उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। डेविड अपने पड़ोसी से बोट हाउस की मरम्मत के लिए बीमा जानकारी के व्यापार के बारे में बात करने जाता है। उस बातचीत में उसे पता चला कि तूफान के दौरान ब्रंट इसकर एक अन्य पेड़ से कुचल गया था और एहसान के तौर पर वह ब्रेंट को अपने बेटे के साथ पिछली सीट पर बैठाकर शहर ले आया। शहर में प्रवेश करते समय वे कुछ संदिग्ध सैन्य वाहनों से उनके विपरीत दिशा में जा रहे थे। कल रात विनाशकारी तूफान के बाद बहुत सारे लोग किराने का सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। उनमें डेविड, उनके बेटे और ब्रेंट भी शामिल थे। अचानक सायरन की आवाज सुनी जा सकती है, जैसे सैन्य वाहन और पुलिस की गाड़ियां स्टोर के पास दौड़ती हैं। डैन मिलर नाम का एक बुजुर्ग व्यक्ति खून से लथपथ नाक के साथ दुकान में दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाता है कि धुंध में कुछ है और इसने एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया है। लोग उसे पागल समझते थे। अब धीरे धीरे लेकिन लगातार दुकान के चारों ओर धुंध छाने लगती है और अचानक भूकंप आने से सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। अभी जो कुछ हुआ उसके बाद वे दुकान छोड़ने के लिए अनिच्छुक है, लेकिन एक महिला अपनी बेटियों से मिलने के बारे में सोचती रहती है। उसने उन्हें अकेला छोड़ दिया और 8 साल के बड़े बेटे को छोटे बच्चे की देखभाल करने को कहा। वह उनके बारे में चिंतित रहती है क्योंकि बड़ी बहन कभी कभी उसकी बहन की जांच करना भूल जाती है। चूंकि कोई भी उसके साथ जाना स्वीकार नहीं करता था, इसलिए उसने अकेले जाने और धुंध में जाने का फैसला किया, जहां उसे दोबारा नहीं देखा गया। लोगों के समूह बनने लगे जो अच्छे पुराने समय के बारे में बात करते और शांत करने का प्रयास करते। अपने बेटे के लिए कंबल की तलाश में स्टोर मैनेजर डेविड को पूरे सप्ताह लॉगन डॉक में कंबल ढूंढने के लिए कहा गया था। एक बार जब वह पिछले दरवाजे से गोदी में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि एक खराब आपातकालीन जनरेटर बहुत अधिक धुआं पैदा कर रहा है और उसने इसे बंद करने का फैसला किया। खामोश अंधेरे में डेविड को अचानक गैराज के दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चीज उसे धक्का दे रही हो। जब वह वापस अंदर जाकर स्थानीय लोगों के एक समूह को शोर के बारे में बताया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि जनरेटर को ठीक करने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला किया। वह स्थानीय लोगों से ये कहते हुए बहस करने लगा कि वहां सुरक्षित नहीं है। इससे उन लोगों में से एक परेशान हो गया, जिन्होंने डेविड पर उन्हें नीची दृष्टि से देखने और यह मानने का आरोप लगाया था कि वे मूर्ख हैं। डेविड की सलाह के विरुद्ध बैगर बॉय नॉम अपनी बहादुरी साबित करने की कोशिश कर रहा है और गैराज का दरवाजा खोलता है, लेकिन तुरंत एक टेंटिकल प्राणी से उसकी मुलाकात होती है जो उसके पैर को पकड़ लेता है। डेविड और ओली उसे राक्षस की पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करने में असफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप लड़के की मृत्यु हो जाती है। अन्य लोग बमुश्किल उस प्राणी को भगाने में सफल हुए और दरवाजा बंद करने से पहले उसके एक तंबू को कुल्हाड़ी से काट दिया। इस बात पर चर्चा करते समय कि क्या उन्हें स्टोर में बाकी सभी को सच बताना चाहिए या नहीं। उन्हें एहसास होता है कि अंदर यह उतना सुरक्षित नहीं है जितना वे सोचते हैं। ग्राहकों को ये बताने के बाद भी कि लॉगन डॉक में क्या हुआ था, वे अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे और इस सब पर हंसे जैसे कि यह एक बुरा मजाक था। हालांकि टेंटिकल के रूप में सबूत दिखाने के बाद उनकी राय बदल गई, जिसे वे काटने में कामयाब रहे। स्टोर मालिक द्वारा खतरे की पुष्टि होने के बाद डेविड और ओली ने ग्राहकों को स्टोर के सामने की खिड़कियों पर बैरिकेड लगाने का निर्देश दिया। श्रीमती, एक धार्मिक कट्टरपंथी कार्मिटी एक आसन आर्मागेडन के बारे में प्रचार करना शुरू कर देता है और यह कैसे भगवान द्वारा उन पर कठोर निर्णय का दिन है जो स्टोर में बच्चों को डराता है। उसके अहंकार से परेशान होकर अमांडा डनफ्रे नाम की शिक्षिका आगे आती है और श्रीमती को थप्पड़ मार देती है। कार्मिटी ने उसे आगे बकवास करने से रोका। किसी भी राक्षस के अस्तित्व पर अविश्वास करते हुए ब्रेंट नॉर्टन के नेतृत्व में संशयवादियों के एक समूह ने बाहर बचाव की उम्मीद में स्टोर छोड़ने का फैसला किया। डेविड ब्रेंट से कुछ समझदारी भरी बातें करने की कोशिश करता है, जिससे उसका पड़ोसी और भी क्रोधित हो जाता है। कुछ हथियार प्राप्त करने में सक्षम होने की उम्मीद में शहर के स्थानीय लोगों में से एक स्वयंसेवक बाहर गया और एम्बर से ट्रक के रूप में एक बंदूक प्राप्त करने का प्रयास किया, ये पता लगाने के लिए कि वह कितनी दूर तक जाने में कामयाब होगा। उन्होंने उसकी कमर के चारों ओर एक रस्सी बांधने का फैसला किया। जैसे ही समूह धुंध में चलता है, रस्सी पूरी तरह रुकने से पहले कुछ क्षणों के लिए तेजी से खींची जाने लगती है। कमरे में शांति और भय भर जाने के कारण डेविड ने पहले से ही सबसे खराब स्थिति की उम्मीद करते हुए रस्सी को इंच दर इंच पीछे खींचना शुरू कर दिया। एक क्षण में रस्सी के दूसरी ओर खून दिखाई देने लगा, जिससे पता चला कि यह बाइक सवार के शरीर का केवल निचला हिस्सा है।
पूरा स्टो बच्चों की नजरों को उस वेश्या से बचाते हुए, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था, विस्मय में हौंफने लगा। अब जब लोगों ने सबूत देख लिया है तो वे खतरे को गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। रात की तैयारी में कुछ लोगों ने यह विश्वास करते हुए पूरी दुकान में रोशनी लगा दी कि रोशनी से जानवर डर सकते हैं। अफसोस की बात है कि वह चाल केवल डरावने विशाल उड़ने वाले कीड़ों को ही आकर्षित करती है। कई बार शीशे से टकराकर वे शीशा तोड़ने और दुकान में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। हर कोई घबराने लगता है और प्राणियों से भागने लगता है, लेकिन उनमें से कुछ ने व्यर्थ में ऐसा किया। ततैया जैसे जीवों में से एक सीधा स्टोर क्लर्क सैली के पास उड़ गया और उसकी गर्दन में डंक मार दिया। आगामी दहशत में 2 लोगों की कीड़ों द्वारा हत्या कर दी गई और एक अन्य को जीवों को जलाने के प्रयास में जलाकर मार दिया गया। सैली की मौत से एक खास आदमी दुखी हुआ, जेस्प, जिसने कुछ मिनट पहले ही सैली के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकार किया था। श्रीमती कारमोडी ने बाइबल के एक दृश्य का बहुत ही बढ़िया ढंग से वर्णन किया है, जो इस सटीक घटना को दोहराता है और अराजकता में चमत्कारिक ढंग से एक कीट से बच जाता है, जिसके कारण वह और अधिक उत्साह से धर्मांतरण करती है और बचे हुए लोगों के बीच अनुयायियों को प्राप्त करती है। इस बीच स्टोर मैनेजर ओली ने कीड़ों पर हमला करने से पहले उन पर गोली चलाकर बिली की जान बचा ली। अगली सुबह डेविड के नेतृत्व में एक छोटा समूह चिकित्सा आपूर्ति और कुछ अन्य बचे लोगों की तलाश में पड़ोसी फार्मेसी में जाता है, जिन्होंने शायद वहां आश्रय मांगा हो। अमांडा और अन्य लोगों ने उसे ये समझाने की कोशिश की कि इस विचार से कितना खतरा है और वह अपने बेटे को अनाथ छोड़ सकता है, लेकिन उसका मानना था कि फार्मेसी तक जाना इतना सुरक्षित है कि उन्हें याद दिलाया जाए कि वास्तव में मारे जाने से पहले बाइका कितनी दूर चला गया था। यहाँ तक कि श्रीमती कारमोडी ने उन्हें सलाह दी कि जब उनके सिर पर एक कैन से चोट लग जाए तो वे अपनी धार्मिक बातचीत को बीच में न छोड़ें। ये पता चला है कि उसे एक पूर्व शिक्षिका आयरीन रेपलर ने फेंका था, जिसने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा था। धुंध से गुजरते हुए वे वास्तव में तेजी से फार्मेसी तक पहुंच गए। चूंकि अंदर शांति थी, इसलिए उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं। हालांकि फार्मेसी के अंदर उन्हें ब्रेंट के नेतृत्व में लोगों के एक मृत समूह के साथ विशाल मकड़ियों का घोंसला मिला। उनके शरीर का उपयोग लाखों नई मकड़ियों के लिए अंडे सेने की जगह के रूप में किया गया था। उन पर विशाल मकड़ियों द्वारा हमला किया जाता है, जिन्होंने अपने जलते हुए जाल का उपयोग करके 2 व्यक्तियों को मार डाला और उनके शिकार को घायल कर दिया। पीछे हटने के प्रयास में डैन की मुलाकात निकास द्वार के सामने एक अन्य मकड़ी से होती है, जिस पर वह केवल एक छड़ी का उपयोग करके बेरहमी से वार करता है। सौभाग्य से समूह के बाकी सदस्य स्टो के अंदर सुरक्षित वापस आ गए। श्रीमती कारमोडी, जिसने अभियान का विरोध किया था, इस विफलता का उपयोग नए धर्मांतरित लोगों को दैवीय प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करके अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करती है। कई विश्वासी सभी नए जुड़ने वालों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना मंडल बनाना शुरू कर देंगे। डेविड को फार्मेसी में मृत सैनिक के असामान्य अंतिम शब्द याद आते हैं, जो थे, मुझे खेद है, जिससे उसे विश्वास हो गया कि सेना का इस आपदा से कुछ लेना देना है। उनके साथ स्टो में बंद अन्य सैनिकों की तलाश करने पर उन्हें पता चला कि उनमें से 2 ने संभवतः अपराध बोध के कारण आत्महत्या कर ली थी। जब तीसरे सैनिक से सामना हुआ तो जेस्प ने खुलासा किया कि बेस पर अन्य आयामों की खोज के लिए एक सरकारी परियोजना चल रही थी और वैज्ञानिकों ने शहर पर आक्रमण करने वाले प्राणियों वाले आयाम में एक द्वार खोल दिया होगा। इन खबरों का पता चलने के गुस्से में श्रीमती कारमोडी के अनुयायी ने जेस्प पर चाकू से वार किया और उसकी बलि चढ़ा दी। उन्होंने उसे सुपरमार्केट से बाहर निकाल दिया, जहां उसे तुरंत एक विशाल प्रार्थना करने वाला मंटिस जैसा प्राणी खा गया। ऐसे दर्दनाक दृश्यों का अनुभव करने के बाद डेविड के बेटे बिली ने अपने पिता से वादा किया कि वह राक्षसों को उसे अपने पास नहीं ले जाने देंगे। अगली सुबह डेविड और उसका समूह, जिसमें अमांडा, उसका बेटा बिली ओली, बड, आयरीन रिपलर और डैन मिलर शामिल थे, स्टो में मौजूद पागल चचेरे भाई से शरण लेने के लिए स्टो छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जब सभी लोग अभी भी सो रहे थे तो उन्होंने सामने के दरवाजे की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन श्रीमती उनसे मिल गई। कारमोडी, वह ईश्वर का पात्र होने का दावा करती है और ईश्वर को एक राक्षस के रूप में चित्रित करते हुए उसे प्रसन्न करने के लिए रक्त बलिदान की आवश्यकता के बारे में उपदेश देती है। वह मांग करती है कि बिली को अगले बलिदान के रूप में दिया जाए। हंगामे में डेविड अपने बेटे की रक्षा के लिए उससे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ओली ने पागलपन के गुस्से में पहले उसे गोली मार दी। वह उसके आहत अनुयायियों को खड़े हो जाने की धमकी देता है और इस प्रकार समूह को भागने की अनुमति देता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह और 2 अन्य लोग डेविड की वैन तक पहुंचने की कोशिश करते समय प्राणियों द्वारा निगल लिए जाते हैं। सौभाग्य से कम बड स्टो के अंदर वापस भागने में सफल हो जाता है। अंत में केवल डेविड, बिली, अमांडा, डैन और आयरीन ही डेविड की कार तक पहुंचने में सफल होते हैं। कार के हुड से अमांडा की पिस्तौल छीनने के प्रयास में डेविड बमुश्किल एक राक्षस के हमले से बच पाता है, लेकिन पिस्तौल हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बारे में उसका मानना था कि वह उपयोगी है। वे धुंध के बीच से डेविड के घर की ओर निकलते हैं, जहां वह अपनी पत्नी स्टेफनी को पहले से ही मृत और जाल से लटकता हुआ पाता है। उसने जो देखा उससे निराश
होकर उसने उन सभी को शहर से बाहर निकालने का फैसला किया। रास्ते में वे राजमार्ग पर कई परित्यक्त कारों से गुजरते हैं और 6 पैरों वाले एक विशाल जानवर के सामने आते हैं। घंटों गाड़ी चलाने के बाद अनिवार्य रूप से उनकी गैस खत्म हो जाती है। धुंध और भयानक आवाजों से बचने का कोई साधन नहीं होने के कारण डेविड अपनी कार के पास आ रहे थे। उन्होंने अमांडा की पिस्तौल खींच ली और उसके चेहरे पर भाव देखकर सुझाव दिया कि उन्हें खुद को मार देना चाहिए, एक भयानक मौत मरने के बजाय। जैसे ही वह बची हुई गोलियों को गिनता है, उसे पता चलता है कि उनमें एक गोली कम है। वह बाकी सभी को दर्द से बचाने और जीवित रहने और उन्हें मारने का फैसला करता है। अपने बेटे को गोली मारने से ठीक पहले बिली उसके सिर पर पिस्तौल रखकर उठता है और गोली चल जाती है। राक्षसों द्वारा न पकड़े जाने की उसकी इच्छा अच्छे या बुरे के लिए पूरी हो गई थी। डेविड बचे हुए 3 अन्य लोगों को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है और दर्द से चिल्लाता हुआ कार से बाहर निकल जाता है ताकि जीव उसे ले जा सकें। वहां इंतजार करते समय अचानक धुंध छटने लगती है, जिससे अमेरिकी सेना के बख्तरबंद स्तंभ का मोहरा दिखाई देने लगता है, जो व्यवस्था बहाल करने के लिए प्राणियों को खत्म करने की प्रक्रिया में है। एक ट्रक पर वह स्टो के उन लोगों को देखता है जिन्हें उनके जाने के बाद बचा लिया गया था, जिसमें वह महिला भी शामिल थी जो अपने बच्चों को देखने के लिए निकली थी। उस पल में डेविड को एहसास होता है कि उसने अपने बेटे और अन्य जीवित बचे लोगों को बिना कुछ लिए मार डाला और पीड़ा से चिल्लाता रहा। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। पूर्ण विराम।